हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही हाईली वेटेड होने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को डिटेल में करना और उस रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो भी आप लोग कमेंट करके बताना। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई हैव डन बीटेक प्लस डिप्लोमा इन सिलेक्शन दिस एग्जाम एंड दिस इंटरव्यू अप्रेंटिस एंड मल्टीपल टाइम्स गेट क्वालिफाइड। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस एट सेक्शन डज नॉट एक्सीड द परमिसिबल। नॉमिनल यानी जो तोड़ने वाली ताकत है, परमिसिबल यानी जो बचाने वाली ताकत है। देखो तीन केस होते हैं। टाउ वी, पहला होता है टाउ वी इज लेस देन टाउ सी। दूसरा होता है टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी बट लेस देन टाउ सी मैक्स। तीसरा केस होता है टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। इस केस में क्या होता है, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट देते हैं टू होल्ड मेन बार्स इन पोजीशन। मेन बार को अपनी पोजीशन में पकड़ सके इसकी वजह से देते हैं। कितना होता है वो, एस पी मिनिमम कितना देते हैं 0.87 एफ बाई ए एस बी मिनिमम अपॉन 0.4 बी। ओके, इस केस में तीन तरीके से रिइंफोर्समेंट दे सकते हैं। एक तो वर्टिकल बार्स के, वर्टिकल स्टेप्स के तरीके से, दूसरा इंक्लाइंड दे सकते हैं, तीसरा वर्टिकल के साथ साथ बेंट अप बार दे सकते हैं जिनको क्रैंक बार कहते हैं। इस तीसरे केस में इनको क्या करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं। अब बोल रहा है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, यानी कि ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है डज नॉट एक्सीड, एक्सीड नहीं करती यानी कम है किससे, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस यानी टाउ सी से। तो उस केस में क्या देते हैं, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट देते हैं। मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट इज स्टिल प्रोवाइडेड, देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं, टू होल्ड द लॉन्ग मेन बार या फिर लॉन्गिट्यूडिनल बार इन देयर पोजीशन। ठीक है, बी देखते हैं, शेयर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। भाई वो ज़्यादा होगा तभी तो रजिस्ट करेगा, ये तो केस है ही नहीं। नो शेयर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है, मेन बार्स को होल्ड तो करना है। डी बोल रहा है शेयर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू फॉर द डिफरेंस ऑफ टू, इन दोनों के डिफरेंस के लिए नहीं, इन दोनों के डिफरेंस के लिए देते हैं यहाँ पे इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में देते हैं, है ना। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन। इनमें से कौन सा स्केल लार्ज है। देखो अगर मैं स्केल की बात करूं तो डाटा ऑन मैप अपॉन डाटा ऑन ग्राउंड, डाटा यानी लेंथ, एरिया या फिर ऊपर लेंथ। ठीक है, लार्ज, इसको लार्ज होना है तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा, इसको मिनिमम होना है तो इसको लार्ज होना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऊपर वाले पैरामीटर को मैं 1 मानता हूँ, आर एफ में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखो 42,000, यहाँ 3 लाख है। ठीक है, क्योंकि 50 है, 3 to 5 3 लाख है, तो ये मिनिमम होना चाहिए क्योंकि इसको लार्ज करना है। तो ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होनी चाहिए। तो इससे मिनिमम ये है, यहाँ देखो 5 या 1 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 5 10⁻³ मीटर 100 सेंटीमीटर, तो ये 50 लाख हो गया। तो इससे भी ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में कंपैरिजन करो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 5000 हो जाएगा। ये 5000 और 40,000 में कौन सा ज़्यादा है, 5000 कम है, 40,000 ज़्यादा है। 42,000 रखूँगा तो वैल्यू कम आएगी, और 5000 यहाँ रखता हूँ तो ये वैल्यू कम है, तो इसके क्या आएगा, मेरा लार्ज आएगा। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इन्वर्सली रिलेशन है इनके बीच में। ओके, अगला देखते हैं, द सॉइल हैज़ बल्क डेंसिटी गामा बी 2.3 ग्राम पर cc एंड वाटर कंटेंट 15% है, डब्ल्यू दे रखा है 0.15। ठीक है, द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज, हम लोग जानते हैं कि ड्राई डेंसिटी क्या होता है, बल्क अपॉन 1 + डब्ल्यू। बल्क 2.3 दे रखा है, 1 + डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 0.15, 2.3 अपॉन 1.15, इससे इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो ड्राई डेंसिटी कितना बचा, 2 ग्राम पर cc। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आईसी का मामला क्या है, G-1/1 + E। ठीक है,
एक क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेजुएट का फॉर्मूला है, ये भी याद रखना। अच्छा, स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वियर, अच्छा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। शेयर स्पान है ना, शेयर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वियर। शेयर स्पान किस जोन को बोलते हैं? देखो, एक होता है प्योर बेंडिंग केस। उस प्योर बेंडिंग का मतलब होता है कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है लेकिन शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो है। शेयर स्पान का मतलब है शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है लेकिन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आंसर क्या है, शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। अब ये कैसा देखता है, तो ये डायग्राम देखिए। अगर ये लोडिंग सिस्टम है, ये लोडिंग सिस्टम है, तो ये वाला जो एरिया, ये जोन है प्योर बेंडिंग का। प्योर बेंडिंग के केस में शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो, ठीक है। लेकिन ये वाला जोन है, ये बचा हुआ जोन है, ये वाला जोन, इस जोन में शेयर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे शेयर स्पान। क्लियर है? ये प्योर बेंडिंग जोन है, ये शेयर स्पान वाला केस है। ओके, अगला देखते हैं। लेटराइट इज केमिकली क्लासिफाइड है, तो जो अर्गिलेसियस रॉक हैं उसमें लेटराइट क्ले आते हैं। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, अर्गिलेसियस, है ना। मेटामॉर्फिक नहीं होता, उसमें तीन ही क्लासिफिकेशन होते केमिकली, कैलकेरियस, सिलिशियस, अर्गिलेसियस, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बीम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम विड्थ डी हैज एन इफेक्टिव डेप्थ इन LSM मेथड 4F415। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर इफेक्टिव डेप्थ डी है तो उस केस में उसकी Fe41 ग्रेड के केस में न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं ग्रेड लिखूं और यहाँ XU लिमिट लिखूं और यहाँ MU लिमिट लिखूं, ठीक है, ये तीन है, यहाँ ग्रेड लिखता हूँ 250 Fe के, Fe415, Fe500, ठीक है। इस केस में कितना होता है 0.53 D, 0.48 D, 0.46 D, 0.148 FCK BD स्क्वायर, यहाँ होता है 0.138 FCK BD स्क्वायर, यहाँ होता है 0.133 FCK BD स्क्वायर, ठीक है। तो सारे के सारे क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ एक और याद कर लेना, 550 का 0.44 D, तो ये भी क्या करना, याद रख लेना। 415 की बात कर रहा है तो आंसर क्या होगा 0.48 D, 0.48, है ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इधर राइट आंसर 0.48 D, ठीक है। अगर वही मोमेंट भी पूछता तो कितना होता है 0.138 FCK BD स्क्वायर। अगला देखते हैं। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग लीवर आर्म विद। तो लीवर आर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कंप्रेशन फोर्स से या फिर टेंशन फोर्स से, क्योंकि वो बैलेंस सेक्शन है। तो कंप्रेशन मेंबर नहीं फोर्स होगा, कंप्रेशन एंड टेंशन बोथ, आइदर कंप्रेशन और कंप्रेशन, बोथ का मतलब दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गलत। आइदर का मतलब किसी एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर वो ऑप्शन नंबर सी, इधर राइट आंसर, ठीक है। ये मेंबर नहीं फोर्स होने चाहिए थे यहाँ पे, है ना, ये ही गलत है। चलो अगला देखते हैं। व्हाट वुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC कंक्रीट अराउंड द सी कोस्ट। तो सी कोस्ट के केस में कौन सा केस बनता है, सीवियर। सीवियर में कितना लेते हैं मिनिमम ग्रेड, M30, ठीक है, M30। M30 किस में लेते हैं, ध्यान रखना, M30 लेते हैं पोस्ट टेंशन में, है ना। अगला देखते हैं। डैश बॉन्ड इज बेटर अपीयरेंस दैट इंग्लिश बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड अच्छा अपीयरेंस देता है इंग्लिश बॉन्ड से, फ्लेमिश नहीं देता, इंग्लिश नहीं देता, डबल फ्लेमिश देता है। लेकिन ध्यान रखना कौन सा देता है, डबल फ्लेमिश। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इधर राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, साइड reinforcement शैल बी प्रोवाइडेड इफ ओवरऑल डेप्थ एक्सीड। देखो साइड reinforcement देते हैं अगर बीम की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा है, ठीक है। अगर डेप्थ 450 mm से ज़्यादा है प्लस उसमें टॉर्जन आता है तो उस केस में देते हैं। कितना देते हैं, 0.1% देते हैं। तो तीन डाटा हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। तो अगर वो बोल रहा है सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, टॉर्जन है तो कितना होगा 450 mm, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, ठीक।
तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो पहली बात कर देते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है 2 मॉलिक्यूल है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है 4 मॉलिक्यूल है। तो ये 32 तो 34, 34 16 से 64, 34 64 कितना आएगा 34 और 64, 4 4 8 6 3 9 98। ठीक है, तो 98 तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया। वैलेंसी कितनी होती है इसकी 2। ठीक है, तो कितना आएगा 49। तो आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98 और इक्विवेलेंट वेट कितना है 49। ठीक है, चलो अच्छा अगला देखते हैं इन एन आरसीसी बीम ऑफ विड्थ बी ऑफ ओवरऑल डेप्थ डी exceeds 750 mm, side reinforcement is required and allowable area of the maximum tension reinforcement shall be। तो मिनिमम कितना होता है 0.1%, मैक्सिमम कितना होता है 0.4%। तो आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। चलो अगला देखते हैं अनइक्वल टॉप एंड बॉटम reinforcement। अनइक्वल ऊपर अलग दिया है नीचे अलग दिया है। ठीक है, कंक्रीट सेक्शन रीड्स अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, लार्ज डिफ्लेक्शन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ये नहीं होगा। तो लोड पे डिपेंड करता है ना, दोनों पैरामीटर लोड पे डिपेंड करते हैं। श्रिंकेज डिफ्लेक्शन होगा जब भी मटेरियल की क्वांटिटी अलग अलग हैं तो जो स्ट्रेसेस हैं वो भी अलग अलग डेवलप होगी, तो जो डिफ्लेक्शन है वो श्रिंकेज डिफ्लेक्शन होगा। कौन सा होगा, श्रिंकेज होगा, है ना। क्या देखते हैं इन अ रेक्टेंगुलर कंक्रीट सेक्शन शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो जो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक होता है ऊपर तक और फिर वो रेक्टेंगुलर होता है कहाँ तक, टेंशन रीइंफोर्समेंट तक। तो क्या बोल रहा है रेक्टेंगुलर अबव NA, हाँ, और पैराबोलिक बिलो NA। तो उल्टे ही बोल रहा है ना, ये नहीं है पैराबोलिक अबव NA रेक्टेंगुलर बिलो NA, NA यानी न्यूट्रल एक्सिस। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। कैसे देखता है तो ये रहा। ठीक, ये न्यूट्रल एक्सिस अपनी ये टेंशन रीइंफोर्समेंट तक ही आता है, और ऊपर पैराबोलिक है नीचे रेक्टेंगुलर है ना। चलो अब देखते हैं द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स किसका होता है, टफनेस इंडेक्स का कौन होता है, प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, है ना। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अगला देखो एट अ वर्क साइट स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी कंट्रोल कंक्रीट मीन्स। अच्छा, ये क्वांटिटी कंट्रोल क्या होता है कंक्रीट का। ठीक है, डी देखा रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, ये तो गलत है। मेजरमेंट ऑफ रिस्क टू एलिमिनेट फेल, ये गलत है। रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ कॉस्ट, ये भी गलत है। अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी टू सैंपल टेस्टिंग ऑन इंस्पेक्शन, तो यही क्या है मेरा राइट आंसर है। ओके, आंसर हो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अगला देखो अ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, कौन सा मेंबर भाई, टेंशन मेंबर है। तो टेंशन मेंबर के केस में अभी हम बात करेंगे। पहले बोल रहा है टेंशन मेंबर विच इज रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस कॉज ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मिक लोड, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर शुड नॉट एक्सीड। देखो टेंशन के केस में लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 400 से, और लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 350 से, या लोड आ रहा हो आपका अर्थ कोई लोड और विंड लोड। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 180 से, किस केस में, जब उसमें डेड लोड और लाइव लोड आ रहा है। क्योंकि बोल रहा है अदर देन विंड और सिस्मिक लोड, इनके अलावा कौन से लोड आ सकते हैं, ये लोड आएंगे, ये लोड आएंगे, तो कितना होगा 180 होगा, 180 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अब कुछ नहीं बोला होता तो 400 होता, और ड्यू टू अर्थक्वेक बोल देता, अदर देन के की बजाय यहाँ बोल देता ड्यू टू, तो उस केस में 350 आंसर होता। ठीक, चलो अच्छा अगला देखो फाइबर यूज इन फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट आर आल्सो कॉल्ड है। तो क्या होते हैं फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट में जो फाइबर यूज होते हैं उनका क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, क्योंकि वो एक तरह का रीइंफोर्समेंट ही तो है, तो क्या बोलते हैं सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, है ना। अच्छा अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल आर एसेंशियली प्लास्टिक इन बिहेवियर। भाई जो जितना पार्टिकल साइज कम होगा वो उतना ज़्यादा प्लास्टिक होगा। पार्टिकल साइज किसका कम होता है, सैंड सिल्ट क्ले, सबसे ज़्यादा क्ले का होता है।
तो बोल रहे हैं इसेंशियली प्लास्टिक, तो क्ले सबसे ज़्यादा प्लास्टिक होती है ना। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैंड, यहाँ पे ग्रेवल की बात करूँ, पहले क्या आता है, बोल्डर, ठीक है, फिर कोबल, फिर ग्रेवल, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले। इसका साइज कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका साइज होता है ग्रेटर देन 300 mm, ये 80 से लेके 300 mm तक, ये 4.75 mm से लेके 80 mm तक, ये 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक, ये 75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन से लेके 75 mm तक, लेस देन 2 माइक्रोन होता है। तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कौन सा होता है, क्ले होता है, इस वजह से आंसर हमारा डी है ना। अगला देखते हैं, फॉर अ सिंगल एंगल सेक्शन, माने सिंगल एंगल दे रखी है ऐसे करके, ये द एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड कनेक्टेड लेग आर 450 एंड 300, यानी इसका एरिया A2 बोल दिया, कनेक्टेड को A1 बोल दिया, इसका कितना दे रखा है 450 mm², इसका कितना दे रखा है 300 mm²। व्हाट विल बी द नेट एरिया ऑफ द सेक्शन, तो सेक्शन का नेट एरिया क्या होगा, तो हम जानते हैं इस केस में क्या होगा, जब वन लेग ही कनेक्टेड हो तो उस केस में क्या फॉर्मूला होता है, एरिया होता है, नेट एरिया क्या होता है A1 + 3A2, ठीक है, सॉरी ये नेट क्या होता है इस केस में A1 + KA2, के क्या होता है 3A1/3A1 + A2। अगर मैं देखूँ 3A1 कितना है 300, 3 × 300, A2 कितना है 450। अब इसको ए नेट वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, कैसे, A1 कितना है आपका 300, तो 300 से तो सारे ऊपर में है, ठीक है, प्लस के कितना है 900/900 + 450 इंटू कितना आएगा A2 450, ठीक है, तो 300 + 900 और ये आएगा 9 × 4 = 13, ठीक है, इंटू 450, 0 से 0 गया, 5 × 9 = 45, 5 दूनी 10, 5 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, तो 300 + 300 तो कितना आ गया 600 mm², क्या आ गया मेरा राइट आंसर आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला देखते हैं, इन लिमिट स्टेट डिजाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन द केस ऑफ डिफॉर्म बार इज मोर देन द प्लेन बार। देखो क्या होता था, पहले हम लोग प्लेन बार यूज करते थे, उसके बाद हमारी डिफॉर्म्ड बार आना यूज हो गई, डिफॉर्म्ड बार जिसमें चूड़ियाँ बनी होती हैं, जिसको हम लोग डिफॉर्म बार बोलते हैं। तो अगर वो HYSD है तो उस केस में जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो 60% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर वहीं ये किस में होता है, टेंशन में होता है, अगर वहीं कंप्रेशन में है, बार कोई सी वो लेकिन वो कंप्रेशन में है तो 25% और बढ़ जाता है। तो कुल मिला के मैं कहूँ तो HYSD भी है और कंप्रेशन में भी है, तो 60% बढ़ेगा प्लस 25% बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ डिफॉर्म बार। अब यहाँ पे कंप्रेशन जो उनकी बार नहीं की है तो सिर्फ कितना बढ़ेगा 60% बढ़ेगा। अगर दोनों को मिला देते तो कितना बढ़ता, 85% बढ़ जाता। तो आंसर क्या होता, उस केस में आंसर अलग बन जाता ऑप्शन में, है ना। तो उस केस में क्या ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक, अगला देखो, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल फेस ऑफ रिटेनिंग वॉल हाइट h एक्ट टू पैरेलल टू फ्री वाटर सरफेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम बेस। ठीक है, यानी कि अगर मेरी रिटेनिंग वॉल ये है ना, और ऐसे वाटर लगा हुआ है, वाटर हो या फिर सॉइल का प्रेशर हो, तो बेस से कितनी हाइट पे काम करता है, तो इसकी हाइट h है, तो यहाँ से इसके सेंटर पे काम करेगा, कितना होता है h/3 पे, कितना होता है h/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर मैं टॉप से बोला तो 2/3 हो जाता, तो उस केस में आंसर हो जाता बी हो जाता उस केस में, है ना। अगला देखते हैं, अ कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड जस्ट बिलो अ कॉर्निस इज नोन है। देखो कॉर्निस के जस्ट नीचे जो प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीज। अब कैसे दिखता है, अब ये इमेज में देखना है इसको, ये देखो, अगर इसको मैं जूम इन करके देखूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ से जूम इन करके देखूँ, देखो तो ये ऊपर वाला क्या है, कॉर्निस है, इसके नीचे जस्ट क्या है, फ्रीज है।
है ना, तो इसको फ्रीज बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अगला देखो, द एवरेज डेल्टा ऑफ राइस क्रॉप इज, देखो अगर मैं डेल्टा की बात करूँ तो अगर मैं राइस, शुगर और टोबैको के केस में बात करूँ तो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर होता है या 90 सेंटीमीटर होता है, यहाँ 60 सेंटीमीटर होता है। तीनों ही डाटा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो किसके केस में पूछ रहा है, राइस के केस में पूछा तो 120 सेंटीमीटर इधर राइट आंसर। 60 किसके केस में होता है, टोबैको के केस में, है ना। चलो अगला देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन केस ऑफ Fe415 स्लैब। देखो अगर मैं कहूँ Fe250 के केस में कितना होता है, 0.15% लेते हैं मिनिमम। HYSD के केस में कितना लेते हैं, 0.12% लेते हैं। क्योंकि मिनिमम रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा है, स्लैब में बात कर रहा है, तो Fe415 यानी HYSD की बात कर रहा है, यानी 0.12%, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। अगर Fe250 लिखता है यहाँ पे या फिर प्लेन बार लिखता तो क्या होता, उसके इसमें आंसर सी होता, है ना। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। कैसे निकलेगा, अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो आप बता सकते हो, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपने कुछ भी नया सीखा, न्यू लर्न किया, तो मेक श्योर कि 10 लाइक्स का जो हमने एम रखा है उसको कंप्लीट जरूर करना। ओके, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।